हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में पूछे जाने वाले इकोनॉमिक्स सेक्शन के महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये या तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे या फिर इन्हीं पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, जो बच्चे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना अवॉइड किए आप हर क्वेश्चन को ढंग से देखें, नोट डाउन करें, उनके डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हैं इसमें, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विदेशी व्यापार में व्यापार का प्रतिकूल संतुलन तब होता है जब निर्यात और आयात बराबर होते हैं, निर्यात कम होता है, आयात ज़्यादा होता है, निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि विदेशी व्यापार में व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कब होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। जब निर्यात कम हो, आयात ज़्यादा हो, तो उसे प्रतिकूल संतुलन कहते हैं विदेशी व्यापार का। और दोस्तों, जब निर्यात और आयात बराबर होते हैं तो उसे व्यापार का संतुलन कहा जाता है। और जब निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, तो उसे अनुकूल संतुलन कहा जाता है। दोस्तों, इसे याद रखें। किसी देश के माल और सेवाओं के आयात और उसके निर्यात के बीच अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। दोस्तों, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा, व्यापार की संरचना। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मददगार घटक कौन सा है दिए गए घटकों में से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात तीनों घटक, व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार की संरचना। विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों और सीमाओं के बीच सेवाओं और वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार की संरचना सभी ऐसे कारक हैं जो भारत के विदेशी व्यापार के विकास के विश्लेषण में मदद करते हैं। दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, या आर्थिक मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। भारतीय केंद्रीय बजट की नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी व्यापार नीति क्या है? दोस्तों, आपको बताना है स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी व्यापार नीति क्या थी। शेष विश्व के साथ मुक्त व्यापार, विदेशी उत्पाद से घरेलू बाजार का संरक्षण, विदेशी वस्तुओं का शून्य आयात, विदेशी निवेश प्रतिबंधों को हटाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी उत्पाद से घरेलू बाजार का संरक्षण। स्वतंत्रता के बाद जो भारत की विदेशी नीति थी वह यह थी कि विदेशी उत्पाद से घरेलू बाजार का संरक्षण करना। विदेशी उत्पादों से घरेलू बाजार की सुरक्षा स्वतंत्रता के बाद भारत में आयात प्रतिस्थापन की एक घटक नीति थी। आयात प्रतिस्थापन एक प्रक्रिया है जिसमें एक देश विदेशी वस्तुओं के आयात को समाप्त कर देता है। देश उन वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक विकसित करता है जिन्हें आयात किया जाता है। यह घरेलू बाजार को विदेशी उत्पादों से बचाता है। तो दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। आयात प्रतिस्थापन को भी ध्यान में रखें, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, पहला कथन है, नाम मात्र जीडीपी स्थिर कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद है। दूसरा कथन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद है। तीसरा कथन, बाजार मूल्य हमेशा कारक लागत से अधिक होता है, यह अधिक होगा। दोस्तों, आपको बताना है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप सोचिए सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
तीनों सही होंगे दोस्तों। याद रखें, नाम मात्र जीडीपी अपने माप में मौजूदा कीमतों का उपभोग करके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का एक व्यापक आर्थिक मूल्यांकन है। नाम मात्र जीडीपी को वर्तमान डॉलर जीडीपी के रूप में भी जाना जाता है। वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति में बदलाव के लिए समायोजन को ध्यान में रखता है। इसका मतलब है कि इसे स्थिर कीमतों या आधार वर्ष पर कीमतों पर मापा जाता है। दोस्तों, इसमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं उन्हें भी आप पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। इसे समझाने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य है? दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य है? समता, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, धन का संकेंद्रण। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आपको सोचना है कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या थे, किस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3, समता, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। यह पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य थे दोस्तों, इसे याद रखें। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता, यही पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले निम्न में से कौन सी योजना अस्तित्व में थी? भारत योजना, सर्वोदय योजना, कृषक योजना, बॉम्बे योजना। दोस्तों, आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ से पहले भारत में कौन सी योजनाएं अस्तित्व में थी? भारत योजना, सर्वोदय योजना, कृषक योजना या बॉम्बे योजना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4, सर्वोदय योजना और सर्वोदय योजना और बॉम्बे योजना, दो योजना पंचवर्षीय योजनाओं से पहले भी भारत में अस्तित्व में थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किसके बराबर है? दोस्तों, आपको बताना है बाजार कीमतों पर जीएनपी के, बाजार कीमतों पर एनएनपी के, बाजार कीमतों पर जीएनपी के या बाजार कीमतों पर जीडीपी के। दोस्तों, आपको बताना है एनएनपी और हास को मिलाकर उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, साधन लागत पर जीएनपी के। बाजार कीमतों पर एनएनपी को मूल्य हास के साथ मिलाकर यदि शुद्ध प्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो वह साधन लागत पर जीएनपी के बराबर होता है। दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन भारत में विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन करता है? दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए संगठनों में से कौन सा संगठन भारत में विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन भारत में विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों, जो राजस्थान के संगठन हैं, रिको, आरएफसी, राजसिको आदि, ये आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एक रिवीजन के तौर पर राजस्थान जीके से दिया गया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राज्यपाल के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, या फिर बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, या फिर अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, या फिर कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राज्यपाल को जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर जिले सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियोजन इतिहास की निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को पुरानी से नवीनतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। फिक्की योजना, सर्वोदय योजना, गांधीवादी योजना, लोगों की योजना। दोस्तों, आपको इसे पुरानी से नवीनतम की ओर व्यवस्थित करना है। इसके लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप डिस्क्रिप्शन देख के समझ सकते हो। फिकी योजना 1934 में आई थी, कांग्रेस की योजना 1949 में, बॉम्बे प्लान 1944-45 में, गांधीवादी योजना 1944 में, लोगों की योजना 1945 में और सर्वोदय योजना 1950 में आई थी। आप इसे देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन में देखोगे तो थोड़ी आपको टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है इसमें, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 से 2000 के दशक के दौरान भारत में द्वितीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको बताना है कि 1970 से 2000 के दशक के दौरान भारत में द्वितीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप इन्हें पढ़िए और सही आंसर मुझे बताइए, सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, सोचिए आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादन और रोजगार दोनों में इसके क्षेत्रीय हिस्से में वृद्धि हुई है। दोस्तों 1970 से 2000 के दशक के दौरान भारत में द्वितीय क्षेत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो उत्पादन और रोजगार दोनों में इसके क्षेत्रीय हिस्से में वृद्धि हुई है, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात क्षेत्र के बारे में कौन कौन से कथन सही है? विश्व में इस्पात का शीर्ष उत्पादक चीन इस्पात उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा रखता है। भारत की इस्पात नीति में वर्ष 2017 में 2030 तक 300 मिलियन टन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों दो कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। विश्व में इस्पात का शीर्ष उत्पादक चीन है और इस्पात उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा भी रखता है। भारत की इस्पात नीति में वर्ष 2017 में 2030 तक 300 मिलियन टन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की आज़ादी के उपरांत लागू किया गया प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव था। इसने लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से निजी क्षेत्र को नियंत्रण में रखा। यह विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, थोड़ा सा समय और देता हूं आपको, आप सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन सही है दोस्तों। इसने लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से निजी क्षेत्र को नियंत्रण में रखा। यह विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों कथन एक गलत है, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक स्थल सीमा निर्यातक राज्य है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बताना है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक स्थल सीमा निर्यातक राज्यों में से पहले स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान वह स्थल सीमा राज्य है जो निर्यातक राज्यों में प्रथम स्थान पर है दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी, उच्च बेरोजगारी दर। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार के कई लाभ हैं जिनमें बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि शामिल है। जब उद्योग विकसित होते हैं और विदेशी व्यापार में संलग्न होते हैं तो यह व्यवसायों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप बेहतर दक्षता, नवाचार और वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता हो सकती है। यह उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी मूल्य भी प्रदान करते हैं। दोस्तों याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या अहमदाबाद। दोस्तों आपको बताना है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना 1963 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य सिविल सेवकों को विदेशी व्यापार में पाठ्यक्रम प्रदान करना और देश के विदेश व्यापार प्रबंधन कौशल को पेशेवर बनाना था और यह नई दिल्ली में स्थित है। याद रखें, स्थापना 1963 में की गई थी, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश के प्रति व्यक्तिगत आय पर प्राप्त की जाती है कुल बचत को कुल जनसंख्या से गुणा करने पर, कुल व्यय को कुल आय से विभाजित करने पर, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में से विभाजित करने पर, कुल उत्पादन को कुल जनसंख्या से गुणा करने पर। दोस्तों, आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त की जाती है। दोस्तों, याद रखो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, उत्पाद लागत पर देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय देश के सभी निवासियों की कुल आय है। राष्ट्रीय आय का सूत्र जो है वह यह है कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस राष्ट्रीय निवासियों द्वारा विदेशी उत्पादन और इसमें से गैर राष्ट्रीय निवासियों द्वारा घरेलू उत्पादन को घटा दिया जाता है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। दोस्तों, ध्यान में रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय का मूल्य कहा जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय को, नई राष्ट्रीय आय को, मुद्रास्फीति की आय को, तर्कसंगत आय को। दोस्तों, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय का मूल्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक राष्ट्रीय आय को। आर्थिक दृष्टि से देश की जीडीपी का राष्ट्रीय आय माना जाता है और आर्थिक दृष्टि से देश की जीडीपी को राष्ट्रीय आय माना जाता है और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित जीडीपी वास्तविक जीडीपी है जो कि वास्तविक राष्ट्रीय आय है। तो दोस्तों, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है? व्यय विधि, खपत विधि, आय विधि या उत्पाद विधि। दोस्तों, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पाद पद्धति। उत्पाद या मूल्य वर्धित पद्धति किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक तरीका है। इस प्रणाली को आउटपुट या इन्वेंट्री पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। यह विधि किसी उत्पाद के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। दोस्तों, इसे नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित है आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से या भुगतान संतुलन से। दोस्तों, विदेशी व्यापार भुगतान किससे संबंधित है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन से संबंधित है। किसी देश के भुगतान संतुलन एक देश के सभी आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित विवरण दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ परिभाषित रूप में किया जा सकता है जो एक विशिष्ट अवधि में आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान होता है। भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल होते हैं, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित होता है? लाभ कमाना, सार्वजनिक कल्याण, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, आपको बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद। सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा निर्देशित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र मुख्य रूप से जीडीपी द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका मतलब है कि ध्यान आर्थिक नीतियों और कार्यों पर है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित या बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार का परिणाम क्या है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, व्यापार बाधाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अधिक विदेशी निवेश और विदेशी निवेश का परिणाम क्या है आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैश्वीकरण। अधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार का परिणाम वैश्वीकरण है। यह आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण एक अवधारणा है। किस तरह की अवधारणा है? संकीर्ण अवधारणा, बहुआयामी अवधारणा, विस्तृत अवधारणा या व्यापक अवधारणा? वैश्वीकरण किस तरह की अवधारणा है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहुआयामी अवधारणा। वैश्विक व्यापार के उदारीकरण, निवेश, पूंजी प्रवाह, तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर आत्मसात करने के दबाव से प्रेरित है। यह वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, नए रोजगार सृजित करता है, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है, उत्पादन क्षमता में सुधार करता है आदि। तो दोस्तों इसे नोट डाउन करें, ध्यान में रखें। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इन्हें प्रैक्टिस के तौर पर देखें और प्रैक्टिस करें, अपना स्कोर चेक करें, आप कहाँ तक परफॉर्म कर रहे हैं। यदि आपका स्कोर कम है तो आप फिर से कोई भी अच्छी बुक पढ़िए, उसके बाद फिर से इन्हें ट्राई कीजिए। आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।